नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि बजट पर बात करेंगे। क्या देश का बजट प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली जिता देगा? साथ ही आपके लिए बजट से क्या सस्ता हुआ है, किस चीज के दाम बढ़ गए हैं, किसानों और महिलाओं को इस बजट से क्या मिला है, यह भी आपको बताऊंगा। बताएंगे आखिर संसद में वित्त मंत्री की पेंटिंग वाली साड़ी का क्या है राज। ले चलेंगे आपको प्रयागराज और भगदड़ के बाद पहली बार महाकुंभ पहुंचे योगी। सनातन के खिलाफ साजिश का क्यों योगी कर रहे हैं इशारा। दिखाएंगे 77 देशों ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, अब तक 31 करोड़ ने किया स्नान। और क्यों महाकुंभ में न्यूक्लियर और जैविक अटैक से बचने के हो रहे हैं इंतजाम। दिखाएंगे आपको दिल्ली के पास कैसे हो गए एक के बाद एक 150 धमाके। और आखिर में बात होगी अमेरिका में फिर हुआ प्लेन क्रैश, क्यों मौत का ताबूत बन गए अमेरिका के विमान। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर आपके लिए सबसे अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह कि बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, आपके लिए क्या खास है आपको बताऊंगा। लेकिन क्या बजट से दिल्ली की जीत पक्की हो गई है पीएम मोदी की? यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 बजट पेश किए हैं। देश की दूसरी वित्त मंत्री हो गई है सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली। ये 8 अलग अलग बजट पेश करने की तस्वीरें, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा तालियां बटोरी हैं वो अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। वित्त मंत्री ने जब ऐलान किया कि 12 लाख तक जीरो टैक्स, नो इनकम टैक्स पेएबल अप टू इनकम ऑफ 12 लाख रुपीस, there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जैसे ही ऐलान हुआ कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, संसद में टेबल पर सांसद थाप देने लगे, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। जैसे ही यह खबर आई कि 12 लाख तक जीरो टैक्स, लेकिन विपक्ष, सोचिए विपक्ष ने पहले हंगामा शुरू किया, संसद शुरू होते ही हंगामा शुरू किया, उसके बाद वॉकआउट किया, सदन से बाहर चले गए। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 I present the budget for 25-26. संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। And innovation. Secure. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विपक्ष के सांसद सब बाहर जा रहे हैं, संसद से निकलकर बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। इसमें आपको सपा के सांसद भी नजर आ रहे हैं, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन क्या यह बजट दिल्ली चुनाव जिताने जा रहा है बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी की रैली में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में बजट का ऐलान किया। और क्या ये बजट और बजट में लिया गया 12 लाख रुपए जीरो टैक्स सबसे बड़ा मुद्दा होगा? करोड़ रुपया की योजनाएं मोदी जी ने दी है और 12 लाख रुपये तक हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये 12 लाख रुपए होने वाले नौकरी पेशा या टैक्स देने वालों को, 12 लाख तक कमाई करने वालों को जीरो टैक्स। राहुल गांधी देखिए बजट पर क्या कह रहे हैं। 25 अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे,
कह देंगे भैया ये लोग थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे। अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों। तो राहुल गांधी भी बजट पर रैली में बात कर रहे थे, लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं क्या दिल्ली का पूरा चुनाव इसी पर होने वाला है। क्या पीएम मोदी ने वाकई ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जो दिल्ली के वोटर्स को खींचकर बूथ तक लाएगा और बीजेपी को वोट दिलाने में कामयाबी हासिल करेगा। एक और झटका केजरीवाल के लिए। केजरीवाल के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देख रहे हैं आप। गिरीश सोनी जी रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 8 विधायक जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, यानी चुनाव से ठीक पहले आपके विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है। पार्षद भी नहीं है। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। फार्मर्स, किसान, मध्यम वर्ग एक उज्जवल भविष्य की तरफ अमृतकाल में विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहन करता है। कि साल में एक बार वित्त मंत्री आएंगी वो या आएंगे और वो देश भर की बातें करेंगे, लेकिन अपोजिशन का चश्मा ही बेकार है, इसीलिए उनको ये बजट बेकार दिखता है। टैक्स 12 लाख जीरो, इसे कहते हैं ड्रीम बजट। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। आपने 12 लाख लोगों के लिए टैक्सेस किया और आप हमको 10 लाख से 2 लाख बढ़ा दिया। मोदी ने 12 लाख तक जीरो टैक्स करके क्या दिल्ली की बाजी जीत ली है? क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? मोदी के एक दांव से विरोधी चारों खाने चत हो गए। टैक्स देने वालों को मोदी ने छप्पर फाड़ दिया है, तो क्या दिल्ली चुनाव में करदाता मोदी को भी सूद समेत जीत दिलाएंगे? चुनाव में लाभ नहीं है, आम जनता का ये बजट है, हम इसका स्वागत करते हैं आपके माध्यम से। दिल्ली चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। जो वेतनभोगी लोग हैं उनके में तो खुशी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो पहले ही सोची थी मोदी जी है तो मुमकिन है, और आई एम कितनी हैप्पी में बहुत ज्यादा। क्या ये बजट वोट भी दिलाएगा? आम लोगों को जो राहत मिली है वो दिल्ली में केजरीवाल की मुफ्त बिजली पानी पर भारी पड़ने वाली है। रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। क्या वाकई इस वक्त पूरे देश की नजर देश की राजधानी दिल्ली पर है? क्या बीजेपी दिल्ली जीतने वाली है? क्या बीजेपी दिल्ली का चुनाव निकाल लेगी? आइए आपको बताऊं कि क्या वाकई यह बजट दिल्ली जिता देगा। मोदी 3.0 के पहले बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई। 12,75,000 रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है। 10 लाख की आय टैक्स फ्री करने की मांग हो रही थी। केजरीवाल ने खुद 10 लाख की आय टैक्स फ्री करने की मांग की थी। दिल्ली चुनाव से पहले मोदी का यह नया मास्टर स्ट्रोक है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 67% आबादी मिडिल क्लास है, 67%, और उनकी सालाना आय 5 लाख से 30 लाख के बीच है। मिडिल क्लास को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। 2014-2019 में मोदी की जीत में मिडिल क्लास का बड़ा खेल रहा है, लेकिन टैक्स में ज्यादा राहत नहीं मिलने से मिडिल क्लास परेशान था। तीसरी पारी में मोदी ने मिडिल क्लास की सारी शिकायतें दूर कर दी। एक ही बार में 12,75,000 रुपए की आय टैक्स फ्री कर दी है। दिल्ली में 73% लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं, 73% लोग। इसमें अधिकतर लोग हर साल टैक्स भरते हैं। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इसमें से सोचिए 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं, उन्हें सीधे फायदा होने वाला है। दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख कुल वोटर है।
सोचिए 1,55,00,000 में 40 लाख जो है इसमें ज्यादातर वोटर हैं और इनको फायदा भी हो रहा है, टैक्स नहीं देंगे 12 लाख तक कमाई पर। अब 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री और दिल्ली के लाखों लोगों को 80,000 का फायदा भी होगा। केंद्र और दिल्ली सरकार के करीब 40 लाख कर्मचारियों को यह फायदा होगा और इससे बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में क्या वापसी की उम्मीद जग गई है। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए, देश की राजधानी दिल्ली के लोगों से हमने बात की। क्या ये जो 12 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गया है, जीरो टैक्स, क्या ये लोग बीजेपी को वोट देंगे? क्या बजट से वोट मिलेगा? क्या बीजेपी दिल्ली जीत पाएगी और आसान हो जाएगा दिल्ली जीतना? सुनिए। बीजेपी सरकार आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आज की डेट में उन्होंने आम आदमी के लिए पक्ष दिया है। 12 लाख रुपए जो चलाने वाले हैं वो टैक्स नहीं देंगे। बीजेपी सरकार सब महकमों में काम कर रही है अपने उच्च स्तर पर, और इसलिए दिल्ली में अब की बार भाजपा सरकार आनी तय है, बिल्कुल 100%। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीब आदमियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बजट बहुत ही अच्छा आया है मोदी सरकार का। क्या मोदी जी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी क्या दिल्ली में? बनेगी दिल्ली में, क्यों नहीं बनेगी? और क्या, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी को जिताएंगे और बननी भी चाहिए। तो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनको अगर रिबेट मिलेगी तो बिल्कुल इंक्लाइंड होंगे सरकार की तरफ। मिडिल क्लास लोगों को भी जितना भी फायदा हो सके, उनका उद्धार हो सके, उनकी प्रगति हो सके, इस हिसाब से संपूर्ण रूप से हर एक समाज के स्वीकार्य हो ऐसे बजट की आज घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर जीएसटी कलेक्शन करा, उनकी सरकार जब से आई, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बढ़ोतरी हुआ है, और आप देखेंगे बिजली, पानी, सड़क वगैरह ऑल चीज़ सब ठीक ठाक हो गया है। और अभी हमें मिला है छूट, हमसे लिया था, उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरे पब्लिक में खुशी की लहर है। टैक्स इंपॉर्टेंट है, बट इस लेवल्स का टैक्स ना हो जो आम आदमी की कमर को तोड़ दे। तो आज का बजट जिस तरीके से पेश किया गया है माननीय वित्त मंत्री द्वारा, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, सराहनीय है। जी, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए भी सोचा, और दिल्ली वासियों को, ठीक है चुनाव है, उसका फ़ायदा तो मिलेगा, सरकार को मिलेगा, और सबको इसका बेनिफिट दिखने को मिल रहा है। बुजुर्गों को भी काफी राहत है इस बजट पे। क्या लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बजट का असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 2 फैसिलिटीज दी हैं। एक तो इंटरेस्ट में छूट दी है, और दूसरा किराए के रेंट में भी छूट दी है। और मोदी जी अपने विजन डेवलपमेंट भारत की तरफ बजट को ले जा रहे हैं, और भारत इसी गति से डेवलपमेंट करेगा। तो देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को आपने सुन लिया। अब सवाल यह है, क्या सस्ता हुआ है आपके लिए? क्या महंगा हुआ है? क्या जेब पर भार बढ़ाने वाला है, और क्या जेब में पैसा बढ़ाएगा? क्योंकि बहुत सी चीजें सस्ती हो गई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या क्या सस्ता हुआ है। फर्नीचर सस्ता, हैंडबैग खरीदना सस्ता, लेदर के जूते जो बनेंगे ये सस्ते, और बेल्ट भी सस्ती। लेदर इसलिए क्योंकि चमड़ा जो विदेशों से आएगा वो सस्ता आएगा, क्योंकि उससे ड्यूटी हटा ली है, और इसलिए उससे जो सामान बनेगा वो सस्ता हो गया। इसके अलावा सस्ता, देश में जो कपड़े बन रहे हैं वो सस्ते, हैंडलूम कपड़े सस्ते हो जाएंगे, लेदर के जैकेट भी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन, मोबाइल की बैटरी भी सस्ती मिलेगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलसीडी और एलईडी टीवी भी सस्ते हो जाएंगे। मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती मिलेंगी। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, ड्यूटी हटाई गई है। 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी, और मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे। जहाज निर्माण के लिए जो कच्चा माल है वो सस्ता होगा, और क्रिटिकल मिनरल सस्ते हो जाएंगे। इसमें कोबाल्ट पाउडर और कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस सस्ता हो जाएगा। महंगा क्या होगा? देखिए, पैनल डिस्प्ले महंगा होगा, और टीवी डिस्प्ले महंगा होगा। साथ ही साथ बुने हुए जो कपड़े हैं वो महंगे होंगे। स्मार्ट व्हाइट बोर्ड महंगा हो जाएगा। ये चीजें हैं जो महंगी हो जाएंगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के बाद वित्त मंत्री को शुक्रिया कहा, बधाई दी और धन्यवाद कहा। सुनिए। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी,
इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रही अब आपको बताऊं कि आखिर मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स पेयर है, जो कर देता है, उसके लिए जो सबसे अच्छी खबर है, जिस पर क्या दिल्ली वोट कर देगी, वो अच्छी खबर है क्या, ये आपके सामने आ गई। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, 12 लाख सालाना कमाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। 12,75,000 पर टैक्स जीरो है। अब देखिए जरा न्यू टैक्स रिजीम, दो टैक्स रिजीम, एक पुरानी और एक नई। नई टैक्स रिजीम क्या है? 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15% का टैक्स, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से ज्यादा 30%। उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो ये देख रहे हैं कि 4 से 8 पर 5 है और 8 से 12 लाख पर 10% है। आपके लिए अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका मतलब क्या है। अब देखिए ये जो दूसरा यानी 5% और 10% वाला है, दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार माफ कर देगी। 87A धारा होती है 87A के तहत 12 लाख तक की आय पर टैक्स माफ। इसके लिए धारा 87 का इस्तेमाल करेगी। धारा 87A के तहत टैक्स छूट आपके टैक्स को जीरो कर देती है। धारा 87 के तहत टैक्स छूट पाने के लिए आपको ITR देना होगा। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलेगा। नौकरी पेशा की कुल 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। यह है इसके मायने। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन भारत की मैं बात करूं और दुनिया के देशों के मुकाबले भारत कहां बैठ रहा है, यानी भारत में जो तनख्वाह मिलती है और विदेशों में जो तनख्वाह मिलती है, उसके मुकाबले मैं आपको बताऊं जो टैक्स है, भारत में सबसे कम टैक्स लिया जा रहा है, सबसे कम कर है। बाकी दुनिया के देशों की हालत देखिए जरा, ये आपके सामने आ गए हैं अलग अलग देश। सीधी तरफ से शुरू करूंगा तो सबसे पहले देखिए जरा अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका के साथ साथ सबसे पहले डेनमार्क की बात कर रहे हैं। डेनमार्क में 55% 55% टैक्स लगता है। अमेरिका में 50% टैक्स लगता है। ब्रिटेन में 45% के आसपास टैक्स है और फ्रांस में भी 45% टैक्स है। जर्मनी में 45% टैक्स, चीन में 45%, कनाडा में 42% और भारत में 43% 43%। यानी भारत में टैक्स देखिए बाकी देशों के मुकाबले सबसे कम है, सबसे कम की कैटेगरी में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं। Periodically reduce the tax burden. मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख की आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये सीमा सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए 12,75,000 होगी। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब रेट और रेट बदली जा रही है। इससे मिडिल क्लास के हाथों में काफी पैसा बचेगा, खपत को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बचत और निवेश भी होगा। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री को आपने सुना, लेकिन अब विपक्ष सदन में शोर कर रहा था और सदन से वॉकआउट भी कर गया।
बजट आने के बाद देखिए जरा विपक्ष क्या कह रहा है। इस बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है। राहुल गांधी ने कहा यह बजट गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है, यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। गृहमंत्री ने कहा मिडिल क्लास हमेशा मोदी के दिल में है, 12 लाख की आय पर 0 टैक्स रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है, मुझे दुख है कि यह नहीं किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा वित्त मंत्री ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मायावती ने कहा यह राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की जबरदस्त मार है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में लोगों का जीवन त्रस्त है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, बिहार में चुनाव है इसलिए सब कुछ वहीं दे दिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। इस देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे करने के लायक हैं। बाकी जो जनता है 135 करोड़ जनता जो है वो टैक्स भी नहीं दे सकती, कमा नहीं रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि कमर टूटी जा रही है, तो इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। कुछ भी नहीं किसानों के लिए, हमारा जितना नॉर्दर्न रीजन है इसके किसान के लिए बात तक नहीं की। किसान धरने पे बैठे हैं उनकी बात तक नहीं हुई, एमएसपी की कोई बात नहीं हुई। ये टोटली देश को डुबोने वाला बजट। ये बजट अपोजिशन बोलता है बेकार है, लेकिन अपोजिशन का चश्मा ही बेकार है, तो इसीलिए उनको ये बजट बेकार दिखता है। तो बजट से मतलब देश का विकास होगा, देश की इकोनॉमी और भी ऊपर आने का मौका मिलेगा। ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे। पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले के मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई है और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है, ढोंग है, एक जुमला है। जो भी कहेंगे उसका विरोध करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जबकि गौरव गोगोई जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े होनहार नेता है, तरुण गोगोई जी के बेटे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की संगत में आके उन्होंने भी अपना विवेक खो दिया है। बजट जनहित में है, इसका समर्थन करना चाहिए। और आइए अब आपको बताऊं मिडिल क्लास के लिए इस बजट में और क्या खास है, मिडिल क्लास को क्या कुछ मिला है, यह भी आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की है कि सबको कुछ ना कुछ दिया जाए। 12 लाख की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। देश में 85% लोग 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। 85% लोग, सोचिए देश के 85% लोगों को फायदा मिलने वाला। किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए की गई है, यानी जिन लोगों ने अपने घर रेंट पर दिए हुए और किराया आता है उस पर भी मियाद उसकी बढ़ाई गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी और पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख अधूरे घर जो है वो पूरे किए जाएंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने वाला कार्यक्रम 2028 तक होगा। मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती की जाएंगी। कस्टम ड्यूटी घटने से एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते और पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक विदेश भेजने पर टैक्स नहीं है। एनएसएस से पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये आम आदमी के लिए कुछ और रियायतें की गई हैं। अब जरा सुनिए टैक्स एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या फायदा है आम आदमी के लिए। 12 लाख तक आपकी कमाई है और अगर आप नॉन सैलरीड हैं आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 12,75,000 तक आपकी कमाई है और आप सैलरीड हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, आपको 0 टैक्स पे करना है। अब जो कंफ्यूजन चल रहा है देश में वो क्लैरिफाई कर दूं। स्लैब्स हैं, अभी भी स्लैब्स जो हैं वो इस तरीके से हैं। 0 to 4 लाख निल है, 4 to 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख
10% है, 12 से 16 लाख 15% से, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, अबव 24 लाख 30%। अब क्या है, उसके बावजूद सेविंग होगी, यानी अगर आप 12 लाख 1,000 कमा रहे हैं, क्लैरिफाई कर दूं, और नॉन सैलरीड हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो है स्लैब्स वहां पे एप्लीकेबल है, उस हिसाब से सेविंग्स जो हो रही हैं वो आपको बता दूं दर्शकों को, जो इस पे सेविंग्स हो रही हैं 12 लाख पे कमाई पे आपको 80,000 का टैक्स बेनिफिट हो रहा है, 18 लाख की कमाई पे आपको 70,000 का बेनिफिट हो रहा है, और 25 लाख पे 1,10,000 का सेविंग हो रहा है। पंपर सेविंग हो रही है इनकम टैक्स की, जिससे दर्शक हैरान होंगे, लेकिन इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और जीडीपी भी 0.6% बढ़ जाएगी। तो अर्थशास्त्री आकाश जिंदल को आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है कि इस बजट में पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए क्या किया है, किसानों को क्या दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता महिलाओं में बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने किसानों और महिलाओं का ध्यान रखा है। 1,71,437 करोड़ का बजट किसानों के लिए रखा गया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट। इससे करीब 8 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 3 बंद पड़े यूरिया प्लांट को खोलने का ऐलान किया है। असम के नामरूप में एक बड़ा प्लांट लगाया जाएगा, और जिसकी क्षमता 12,70,000 मीट्रिक टन से ज्यादा होगी। मछुआरों और डेयरी किसानों को कम समय में कर्ज मिलेगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा हुई है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान का ऐलान भी हुआ। अब देखिए महिलाओं के लिए क्या है खास। 10,000 करोड़ रुपए से स्टार्टअप फंड बनेगा। SC/ST महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। 5 साल में 5 लाख SC/ST महिलाओं को यह दिया जाएगा। महिलाओं को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर कर्ज मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से 5 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा, और डिजिटल ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी। लोन गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपए किया गया है, और आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम भी शुरू की जाएगी महिलाओं के लिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए महिला क्या कुछ कह रही हैं इस बजट के बाद। किसान खुश हैं या उनको अभी भी कोई शिकायत है, सुनिए। मतलब अभी तक का सबसे अच्छा बजट ये आया है कि हम उसमें काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं, और रोड कनेक्टिविटी के लिए जो आया है, जो कैंसर हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं, मेडिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, न्यू एयरपोर्ट्स के लिए भी। सो मेरी याददाश्त में अभी तक का बेस्ट बजट है, युवाओं के लिए और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बेस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि जो 2 करोड़ का टर्म लोन पास हुआ है, तो वो तो बहुत मेन पॉइंट है कि इससे हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आज के बजट से मैं अर्ध संतुष्ट हूँ, पूरा संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार विकासशील भारत से विकसित भारत की परिकल्पना की ओर जा रही है। किसानों को जो क्रेडिट कार्ड का जो विस्तार हुआ है, ये किसानों को फायदा है, क्योंकि उसको प्राइवेट साहूकार से फिर ब्याज नहीं लेना पड़ता था। जो प्राइवेट साहूकार उसे 5%, 8%, 6%, 10% पे जो ब्याज देते थे, कहीं ना कहीं उससे उसे किसान को नहीं लेना पड़ेगा। जो 3 लाख से 5 लाख बढ़ा के दिया है, तो हो सकता है उसमें उसका गुजारा हो जाए। महिलाओं को भी अच्छा लगेगा, जब बचत आएगी तो वो भी अपने शौक पूरे कर पाएंगे। आपके लिए शॉपिंग के ज्यादा रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल, और क्या, घूमने और आएंगे प्रयाग में, और घूमने और ज्यादा घूमेंगे और ज्यादा एंजॉय करेंगे। कैसे लगा आज का बजट? आज का बजट सही था, बढ़िया एंजॉय। 12 लाख की तनख्वाह पर आप कोई टैक्स नहीं देना है, बहुत अच्छी बात है। ये तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हमें थोड़ा पैसा और बचेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ सम्मान निधि खत्म कर दें, और देश में एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दें। जो किसान रातों रात खेत पर जगता है, जिसकी 3/4 फसल नष्ट हो जाती है रखाते रखाते भी। तो महिला किसान की बात हो गई, और अब बात जवान की। रक्षा बजट प्रधानमंत्री के लिए सबसे करीबी भी है, और देश में जब पड़ोसी आपके चीन और पाकिस्तान जैसे हो, तो रक्षा बजट पर और ज्यादा जोर देने की जरूरत है। देखिए जरा क्या कुछ है डिफेंस बजट में इस बार। सबसे पहले आपको बताऊं, रक्षा बजट जब तय होता है तो पड़ोसियों की तरफ एक बार नजर डालनी पड़ती है कि आपके बगल में कौन रहता है। पाकिस्तान का रक्षा बजट है 59,000 करोड़ के आसपास। भारत का रक्षा बजट है 6,81,000 करोड़।
चीन का बजट है लगभग 19.5 लाख करोड़। तो भारत उस अनुपात में कोशिश कर रहा है अपना बजट बढ़ाने की। निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट के लिए 6,81,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। जुलाई में पेश किए गए बजट से यह रकम ज्यादा है, करीब 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा आवंटित किए गए हैं। भारत का रक्षा बजट पाक की तुलना में 11 गुना ज्यादा बड़ा है। चीन का रक्षा बजट भारत की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर जोर है। सीमावर्ती बुनियादी ढांचे पर 6,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 7,651 करोड़, डीआरडीओ के लिए 23,855 करोड़ रुपए अलग से रखे गए, क्योंकि डीआरडीओ को नए हथियार बनाने हैं, नई रिसर्च करनी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ का फंड है। 2033 तक देश में 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में तेजी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें रक्षा बजट में शामिल हैं। आइए सुनाता हूं आपको, सुनिए रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो रक्षा बजट के बाद, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, दिल्ली का चुनाव क्या बीजेपी को जिताएगा ये बजट? इसी साल बिहार में भी चुनाव होने हैं। इस बजट में बिहार चुनाव को लेकर भी नजरें थी। खास प्रावधान जो किए गए, अगली तस्वीर में आपको बताऊं। मखाने जो आप खाते हैं, मखाना बिहार के मिथिलांचल में होता है। इस इलाके में ये मखाना इस तरह से तैयार किया जाता है, इसलिए, और ये करोड़ों का धंधा है वहां। मखाने को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस व्यापार और कारोबार को, इस पर भी नजर थी इस बजट में। क्या कुछ प्रावधान बिहार के लिए खास किए गए? चुनाव के मद्देनजर विपक्ष कह रहा है ये बिहार को दिया गया है। सबसे पहले आपको बताऊं कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बनने वाला है। इससे पूर्वोत्तर भारत में खाद्य उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी। युवाओं के लिए कौशल उद्यमिता और रोजगार के अवसर बनेंगे। इसके अलावा ये देखिए, राज्य में मखाना बोर्ड का गठन होगा। किसानों को सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्पादन और खरीद बिक्री में सहयोग करेगा। मखाने की गुणवत्ता और रखरखाव में मदद करेगा। ये मखाना बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण सहायता मुहैया कराएगा। मखाना बोर्ड से किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा उन्हें। देश में 100 करोड़ का कारोबार है, इसमें 90 करोड़ अकेले बिहार में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहार के बिहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में पर्यावरण को तवज्जो दी जाती है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब जहां पहले से कोई निर्माण ना हो। एयरपोर्ट को खाली और अविकसित जमीन पर बनाया जाता है। किसी शहर में एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से बनता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होगा। फिलहाल पटना के बिहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट के मौजूदा ढांचे में सुधार। इसके अलावा आईआईटी का विस्तार होगा। पटना आईआईटी का एक्सपेंशन होगा। बुनियादी ढांचे और छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। नहर परियोजना, कोसी नहर परियोजना को वित्तीय मदद दी जाएगी। पश्चिम नहर परियोजना भी कहते हैं इसे, जो मिथिलांचल में है। 60 साल से अधूरा है। 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो पाएगी इससे। तो क्या बिहार इलेक्शन पर भी नजर थी इस बजट में? सुनिए जरा बिहार के सियासतदान क्या कह रहे हैं। बहुत से मुद्दे हैं। गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बोर्ड कहाँ बनेगा? मखाना उत्पादन होता है बिहार में, तो क्या
केरल में शशि थरूर जी के यहाँ हो जाए। आप कह रहे हो चुनाव के लिए, दिल्ली चुनाव और बिहार के चुनाव के लिए, अच्छा मान लिया जाए है ही, तो बिहार के लोगों से नफरत है क्या? तो उन्होंने अगर ग्रीन फील्ड बनाया बिहटा एयरपोर्ट को और पटना को, तो आपको नफरत क्यों है? ये बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, किसानों के विरोध एक बजट था। जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र किया गया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूँगा। बिहार के साथ कहीं न कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट। इसे कहते हैं ड्रीम बजट। ये हिम्मत मोदी जी कर सकते हैं कि मिडिल क्लास की भी चिंता, गरीबों की भी चिंता, किसानों की भी चिंता। आज तक 10 साल में विपक्ष को मोदी जी के बारे में एक भी अच्छे शब्द मिले क्या? विशेष राज मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, पूर्वांचल के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। डेयरी के लिए क्या कर रहे हो, मछली फिशेज के लिए क्या कर रहे हो, तो इस पर विस्तारित करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, कब होगा? विपक्ष ऐसे ही रोता रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। सब मजबूत होगा, बिहार बहुत मजबूत होगा और बिहार मजबूत है और मजबूत होगा। सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है, जहाँ पे हर चीज बिहार को दिया है। सदन चला रहे, जब से सरकार बनाई है 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को, और आज भी इस बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं है। तो देश में ही तो है ना बिहार। अगर बिहार को कुछ अच्छा चीज मिल रहा है तो देश के लिए ही तो है। क्या बिहार देश से बाहर है क्या? तो सियासतदान को आप सुन रहे थे, अपने हिसाब से अच्छा और बुरा खोज लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इस बजट में क्या है, छात्रों के लिए इस बजट में क्या है, यानी एजुकेशन और शिक्षा के लिए बजट में क्या है, हेल्थ सेक्टर के लिए क्या है, आपको बताता हूं। सबसे पहले बात शिक्षा की। शिक्षा बजट 1,28,650 करोड़ रुपए रखा गया और 2023-24 में 1,12,000 करोड़ था शिक्षा बजट, जिसका मतलब है शिक्षा बजट में 7% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल शिक्षा बजट 13% की बढ़ोतरी की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा खर्च स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर किया जाएगा। 78,000 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर खर्च होगा। उच्च शिक्षा के लिए 50,078 करोड़ रुपए रखे गए हैं और स्वास्थ्य पर 98,311 करोड़ रुपए रखा गया है बजट। पिछले साल लगभग 86,500 करोड़ रुपए का बजट था स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य पर 11,729 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। आयुष्मान भारत के लिए 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखा गया। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 4,200 करोड़। देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोला जाएगा। 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। हील इन इंडिया के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी विदेश से लोग आएं और अपना इलाज करा पाएं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। क्या बजट ने हमारे लिए मरने वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? हम इनके किस आंकड़े को मान लें? मैं अभी भी कह रहा हूँ 40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आज तो बजट पेश हुआ है, 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए। आप मांग क्यों नहीं देते बजट के लिए? यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य है। आइए अब इस बजट के दौरान एक और बात जो खबरों में रही, सुर्खियों में रही, वो थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट। 8 अलग अलग तस्वीरें उनकी आप देख रहे हैं। जो तस्वीर सबसे पहली आप देख रहे हैं आज की 2025 1 फरवरी की, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में एक पाउच आप देख रहे हैं। उनकी साड़ी जो है, उस साड़ी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनकी ये जो साड़ी है ये गिफ्ट की गई है।
किसी ने तोहफा उन्हें दिया था, वो तोहफे वाली साड़ी वित्त मंत्री ने पहनी है। आइए आपको बताऊं इस साड़ी की खासियत क्या है और ये दी किसने वित्त मंत्री को। निर्मला सीतारमण ने अब तक 8 बजट पेश किए और इस दौरान साड़ी की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। निर्मला जी ने आज भी बजट के दौरान खास साड़ी पहनी थी। वित्त मंत्री ने सुनहरे काम वाली सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। दरअसल निर्मला सीतारमण के इस साड़ी का बिहार से खास रिश्ता है। निर्मला जी की यह साड़ी मधुबनी की कला को रिप्रेजेंट करती है। इसे मशहूर कलाकार दुलारी देवी ने इन्हें गिफ्ट किया था। दरअसल 2 महीने पहले बिहार के दौरे पर मधुबनी पहुंची थी निर्मला सीतारमण। तब दुलारी देवी ने बजट के दौरान पहनने की उनसे गुजारिश की थी। अब देखिए दुलारी देवी है कौन। दुलारी देवी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्हें मधुबनी पेंटिंग के लिए सम्मान मिल चुका है। मोदी सरकार ने 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। मछुआरा समुदाय से आती हैं और गरीबी में जीवन बीता है इनका। 16 साल की उम्र में पति और अपना बच्चा खो दिया था। दूसरे घरों में बर्तन मांजकर अपना जीवन यापन करती थीं। मधुबनी पेंटिंग में रुझान बढ़ा और बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब तक 10,000 से ज्यादा मधुबनी पेंटिंग बना चुकी हैं। हजारों बच्चों को मधुबनी पेंटिंग की ट्रेनिंग भी दे चुकी हैं। देश भर में मिथिला की दुलारी के नाम से मशहूर भी हैं। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही दुलारी देवी। हमरे बनायल छले, हमरे साड़ी छले, वो बेंगलुरु सिल्क कहल। मैंने साड़ी दी थी, बेंगलुरु सिल्क साड़ी थी। विदाई में मैंने दिया था, उनसे साड़ी पहनने की गुजारिश की थी। साड़ी साड़ी में छे जो जोरुआ माछ छे, मछली है, कमल फूल छे। बहुत खुशी हो या बहुत धन्यवाद दै छियन मैम के जे बिहार के लेल, देश के बड़का सम्मान हमरा सबके भेल। आइए बजट के बाद आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और आपको लिए चलते हैं महाकुंभ। महाकुंभ में भगदड़ के पीछे क्या साजिश थी, आज योगी आदित्यनाथ ने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी। महाकुंभ जिसमें करोड़ों लोग पहुंच रहे थे, 30 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच के स्नान कर चुके हैं। क्या वहां किसी ने साजिश की है? योगी आदित्यनाथ भगदड़ के बाद आज पहुंचे थे। अगली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में और हवाई सर्वे करते हुए। प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल योगी अयोध्या में हवाई सर्वे कर रहे थे, आज प्रयागराज पहुंचे थे हवाई सर्वे के लिए। उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे जिस जगह पर भगदड़ हुई और 30 जाने गई, 30 मौतें हुई। योगी ने वहां जाकर अधिकारियों से बात की। अधिकारी वहां जाकर बता रहे थे और वो अधिकारी जिन्होंने 2019 का सफल कुंभ कराया उन्हें भी लगाया है, वो भी मौजूद योगी आदित्यनाथ के साथ और एक एक जगह के बारे में बताते हुए समझाते हुए कहां क्या हुआ है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे अस्पताल जहां घायल भर्ती हैं। लगभग 60 लोग घायल हुए थे। ये योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज में ही उस अस्पताल पहुंचे, घायलों का हाल जाना, जो अस्पताल में भर्ती उनसे मिले और हालात को जाना समझा। चश्मदीदों से बात की योगी आदित्यनाथ ने, क्या हुआ था, क्या परिस्थिति थी, क्या माहौल था उस वक्त। एक एक घायल के पास गए और उनसे मुलाकात की है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ देखिए साधु संतों के पास गए, उनके बीच गए, रामभद्राचार्य के पास गए और उनसे जाकर आशीर्वाद लिया है। योगी ने कहा साधु संत इस मौके पर उनके साथ खड़े हुए थे। बड़ी बात यह है और योगी ने इसे जो कुछ हुआ महाकुंभ में सनातन के खिलाफ साजिश बताया। कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया जाए। क्या महाकुंभ में मची भगदड़ के पीछे साजिश है? हादसे के बाद पहली बार कुंभ पहुंचे योगी ने इसकी तरफ इशारा किया। कहा कुछ लोग सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर फिर सरकार पर सवाल उठाए। कहा सरकार क्या छुपा रही है, मौत के सही आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही। कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके।
योगी आदित्यनाथ अब तक खामोश थे, आज पहुंचे प्रयागराज और योगी ने क्या कहा वो बड़ी बात है। योगी क्या कहना चाह रहे थे? दरअसल महाकुंभ में 29 जनवरी की रात भगदड़ हुई और सरकार ने कहा 30 की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। हादसे के बाद पहली बार आज सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे, कुंभ पहुंचे, भगदड़ वाली जगह पहुंचे, वहां का जायजा लिया है। मेला अधिकारी से घटना होने के बारे में उन्होंने जानकारी ली और भगदड़ को लेकर योगी ने साजिश की तरफ इशारा किया। कुछ लोग सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, योगी ने कहा। सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं साधु संतों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मौनी अमावस्या की घटना का धैर्य पूर्वक सामना किया है। कुछ महान आत्माएं उस दुर्घटना का शिकार हुई। विरोधी चाहते थे कि घटना के बाद संत विरोध में उतर आए, लेकिन संतों ने धर्म के संरक्षक की भूमिका निभाई है। संतों ने सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। महाकुंभ के आयोजन को संतों ने अपना आयोजन माना है। जो सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमें उन लोगों से सावधान रहना होगा। जब तक हम सनातन के मूल्यों के साथ चलेंगे, संत समाज का सम्मान करते रहेंगे, तब तक सनातन धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। अब आपको बताऊं कि महाकुंभ में अब क्या तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले देखिए जरा, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब महाकुंभ में पहुंचे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति पहुंचे, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, संगम पहुंचे। उसके बाद उपराष्ट्रपति ने डुबकी लगाई संगम में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए 77 देशों के प्रतिनिधि आए, 77 अलग अलग देशों से डेलीगेशन आया है, प्रतिनिधि मंडल आया है। देखिए जो अपने तरीके से संगम में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और इस बीच गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियां का जहां संगम होता हो, जहां करोड़ों लोग आकर स्नान कर रहे हो, उस पानी की भी परख हो रही है। इस पानी की लगातार जांच हो रही है। पानी की स्थिति क्या है, पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है। देखिए एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं और ये तरीका है, इस तरह से
पानी की जांच कर रहे हैं कि पानी में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को अगला अमृत स्नान होना है। तो आइए अब आपको बताऊं कि आखिर पानी में क्या जांचने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बताऊं, महाकुंभ में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। आसमान से लेकर जल तक चप्पे चप्पे पर नजर है। पहली बार न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाव की व्यवस्था है। केमिकल जैविक हमले से निपटने के इंतजाम है। हमलों से बचने के लिए हाईटेक टीमें तैनात की गई हैं। जरूरी उपकरणों के साथ टीमें मेला क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। गंगा जल से लेकर सामानों से निकलने वाले रेडिएशन की जांच हो रही। योगी सरकार ने इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, डीआरडीओ की मदद ली गई है। रेडिएशन को लेकर कई प्रकार की जांच कर रहे हैं। एनडीआरएफ के साथ कई टीमें मिलकर काम कर रही हैं। विशेष उपकरणों से लैस गाड़ी को मेला क्षेत्र में तैनात किया गया और इस गाड़ी की मदद से रेडिएशन का तुरंत पता लग जाता है। ऐसे में बचाव के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। कुंभ में अब तक कहीं भी रेडिएशन सामान्य स्तर से अधिक नहीं मिला है। और आइए अब आपको तस्वीर दिखाऊं कि आखिर महाकुंभ में कुछ और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। जमीन के अंदर 3 घंटे से तपस्या कर रहे हैं मौनी बाबा। आइए अब आपको बताऊं कुछ और रंग जो महाकुंभ से निकल कर आ रहे हैं। महाकुंभ में आज 77 देशों के 118 प्रतिनिधि पहुंचे। सभी दिव्य भव्य महाकुंभ को देखने के बाद अभिभूत हो उठे। संगम तट से लेकर साधु संतों के आश्रमों की व्यवस्था को करीब से देखा। जापान समेत तमाम देशों के राजदूत ने गंगा में डुबकी लगाई। विदेशी प्रतिनिधियों ने कुंभ के आयोजन की सराहना की। कहा, यहां आकर हमने सनातन संस्कृति के बारे में जाना है। सुनिए विदेशी प्रतिनिधियों ने महाकुंभ को लेकर क्या कहा। It's really great to be here today and, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मैं इसे एक ऐसी जगह के रूप में सोचता हूँ जहाँ मानवता पहली बार प्रकाश में आई। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। if we think about the confluence, हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। यहाँ बहुत शानदार स्वागत किया गया। पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ की ऊर्जा अलग है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जो लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं सभी को धन्यवाद। और आज की एक और बड़ी खबर है। जब एक के बाद एक 150 धमाके दिल्ली के नजदीक हुए। सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका हुआ और एक के बाद एक 150 सिलेंडर फटने लगे। तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आराम से सोचिए 150 सिलेंडर फटे एक के बाद एक। फौरन मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। सिलेंडर फट रहे थे, आग बुझाना बहुत मुश्किल था। अब भाग लो यहाँ से। अब भाग लो, अब भाग लो, अब भाग लो, अब भाग लो, अब खतरनाक हो गया। और उसके बाद ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें देखिए जरा। जो वाहन खड़े थे पूरी तरह से तबाह हो गए। भीषण धमाके हुए। सोचिए 150 सिलेंडर में धमाके। देखिए जरा कैसे सिलेंडर धमाका हुआ। गाजियाबाद में सुबह 4:30 बजे के आसपास हादसा हुआ है। हाईवे पर 150 सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई और इस ट्रक में भरे सभी सिलेंडर एलपीजी गैस से भरे हुए थे। आग लगते ही गैस से भरे सिलेंडरों में धमाके शुरू हो गए। एक के बाद एक 30 मिनट तक सिलेंडर लगातार फटते रहे। धमाकों की आवाज 2-3 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। आग की लपटें देखकर दूसरे वाहन भी दूर ही खड़े हो गए और आसपास रहने वाले सभी लोग घर छोड़कर भाग गए। हादसा इतना भीषण था
कि सड़क किनारे बना गोदाम ढह गया। धमाके के बाद जलते सिलेंडर 100 मीटर दूर तक गिर रहे थे। इसकी वजह से आसपास के 2 से 3 घर भी जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दावा है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ड्राइवर आग देखते ही चलते हुए ट्रक से कूदकर फरार हो गया। सुबह जल्दी होने से उस समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था और हादसे में 2-3 घर और वहां खड़ी कुछ गाड़ियां खाक हो गई हैं। फिलहाल आग कैसे लगी इसे लेकर अभी जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुनिए जरा जो चश्मदीद वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। बम ब्लास्ट के हर सेकंडों में ब्लास्ट हो रही थी और इतना तेज ब्लास्ट था कि मतलब मुश्किल यहाँ से जान बचा के मुश्किल भागना इतना मुश्किल था। यहाँ पे ये हालत थी। यहाँ पे बच्चे कांप रहे थे, बच्चे बुरी तरह से डरे हुए थे, बड़े डरे हुए थे और यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। आप सोचिए उस कंडीशन में यहाँ से निकलना, बिल्कुल गेट के सामने है, निकलना कितना मुश्किल हो गया। लगभग 8 गाड़ियाँ मैं FSO के घटनास्थल पर रवाना की गई। यहाँ आके देखा तो जो LPG के सिलेंडर्स थे वो ब्लास्ट होके इधर उधर जा रहे थे, जिसके कारण लगभग 2 मकानों और 3 से 4 गाड़ियों में आग फैली थी। चारों तरफ से फायर टेंडर्स को लगा के होस पाइप फैला के आग बुझाना शुरू किया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। एकदम से धमाकों की आवाज आई 3:30 बजे। आइए आज की एक और खबर है। अमेरिका में फिर प्लेन क्रैश हो गया है। पिछले 4 दिन में 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। देखिए ये मेडिकल प्लेन क्रैश हुआ है। ये देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लेन क्रैश के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्लेन गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश के बाद आप देख रहे हैं आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। कई घर इसकी चपेट में आ गए। और ये एक और तस्वीर देखिए प्लेन क्रैश के बाद जहां आग लगी हुई है आसपास के इलाके में भी आग लग गई। और आइए आपको बताऊं कैसे यह हादसा हुआ। अमेरिका में एक के बाद एक जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं इसने टेंशन और बढ़ा दी है कि आखिर क्यों अमेरिका में हादसे बढ़ गए। 3 दिन में यह दूसरा प्लेन हादसा हो गया अमेरिका में। फिलाडेल्फिया में मेडिकल विमान क्रैश हो गया है। यह विमान बच्चे को इलाज के बाद घर ले जा रहा था। प्लेन में पायलट, मरीज, परिवार समेत 6 लोग सवार थे। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश हो गया। उड़ान भरने के 30 सेकंड में ही यह बड़ा हादसा हुआ है। 1600 फीट ऊंचाई पर प्लेन रडार से गायब हो गया और एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा है। जहां प्लेन गिरा वहां शॉपिंग सेंटर और कई घर मौजूद थे। हादसा स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे हुआ है और इस वजह से हादसे की जगह कम संख्या में लोग मौजूद थे। प्लेन हादसे में सवार सभी 6 लोगों के मरने की आशंका है। फिलहाल यह हादसा क्यों हुआ इसे लेकर जांच की जा रही है। इससे पहले गुरुवार को वॉशिंगटन डीसी में भी प्लेन हादसा हो गया था और यात्री विमान और सेना के हेलीकॉप्टर से हवा में टकरा गया था। यात्री प्लेन में 64 जबकि हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। इन सब की जान चली गई। यात्री विमान पोटोमैक नदी में 3 टुकड़ों में पड़ा मिला और हादसे के बाद अब तक 40 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो अमेरिका खुद इसकी जांच में जुटा है कि आखिर क्यों एक के बाद एक ये विमान हादसे हो रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शो मिस हो गया है तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। पावर्ड बाय एक हिंट तो देते, हिंट बड़े